बच्चों देखो, अब हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? चैप्टर नंबर 7। ठीक है, क्या नाम है इसका? त्रिभुज। वैसे त्रिभुज नाम जरूर है इसका, लेकिन त्रिभुजों में सर्वांग समता पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे? त्रिभुजों में सर्वांग समता। तो आप त्रिभुज तो जानते हो क्या होता है? क्या होता है त्रिभुज? परिभाषा बता सकते हो त्रिभुज की मुझे? अच्छा, त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं? अच्छा, त्रिभुज की परिभाषा बता दो पहले। तीन कोण, हिला दिया, सही लगा रहा है? कुछ नहीं, बताओ त्रिभुज की परिभाषा बताओ। समान कोण क्या कर रहे हो आप? बताओ वेद प्रकाश। तीन भुजा वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं क्या? हाँ, पक्का? देख लो, त्रिभुज है क्या ये? तीन भुजा है इसमें। फिर तीन भुजा से त्रिभुज नहीं कह सकते, तीन भुजाएं तो त्रिभुज ही होगा। फिर कैसे त्रिभुज कहोगे? उसमें बुक में क्या देख रहे हो? बुक में नहीं मिलेगा आपको। तीन भुजाओं से बंद आकृति, कैसी आकृति? बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। एरिया एनक्लोज, एनक्लोज मतलब घेरा हुआ तीन साइड से, तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6-7? दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे किस आधार पे बताऊं मैं? भुजाओं के आधार पे या कोणों के आधार पे? ठीक है, आपका रिप्लाई ये होना चाहिए। पूछने वाले से पूछोगे आप कि किसके आधार पे बताऊं, भुजा के आधार पे या कोणों के आधार पे? तो उसने कह दिया चल भुजा के आधार पे बता दे, तो क्या बता दोगे आप? भुजाओं के आधार पे तीन तरीके के त्रिभुज होते हैं। कौन से तीन तरीके के? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। नहीं पता आपको ये तीनों? समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों समान भुजाओं, समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब बाहुबली, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो समबाहु क्या है? समबाहु मतलब बराबर बाहु, यह है समबाहु। समद्विबाहु दूसरा क्या होता है? सम तो यहां पर भी आ रहा है, लेकिन आ गया द्वि, दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, इसको इक्विलेटरल। तीसरा क्या? विषमबाहु। विषम मतलब तीनों साइड अलग हो भाई इसकी। ये क्या है? विषम। तीनों अलग अलग है, चार है, ये पांच है, ये छह है मान लो, तो विषमबाहु। यहां पर क्या था? ये मान लो पांच है, ये भी पांच है, और ये चार है। इसमें क्या है? मान लो ये भी चार है, ये भी चार है, और ये भी चार है। समझ गए? ये तीन त्रिभुज हैं किसके आधार पर? भुजा के आधार पर तीन तरीके के त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। क्लियर है? ये अपनी कॉपी पे घर जाके नोट कर लेना। हाँ, उतार लेना अपनी कॉपी पे। तो अब इसके बाद कोणों के आधार पर तीन तरीके के होते हैं। कौन से तीन तरीके के? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसके तीनों कोण 90 से बड़े हों? अधिक कोण होता कौन सा त्रिभुज है? जैसे न्यून कोण कौन सा त्रिभुज होता है? जिसमें सारे कोण 90 से कम हो। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें कोण एक 90 का, और अधिक कोण जिसमें 90 से तीनों कोण, कोई एक कोण। तीनों तो ज्यादा हो ही नहीं सकते 90 से, एक ही हो सकता है 90 से ज्यादा। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है 90 से। तो बता दो जल्दी, लिखूं या समझ गए आप? ये कौन सा है? न्यून कोण। ये कौन सा है? ये 90 अंश है। सम कोण ये है
अरे कौन त्रिभुज मैंने सबके पीछे लगाया नहीं, वो आप खुद लगा, वो मत करो। तो देखो ये भी न्यून कोण है इसमें, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ये आपको 90 से कम क्यों नहीं लग रहा? 90 तो ये होगा, ये 90 होता है। अगर ये होता तो ये 90 से ज़्यादा माना जाएगा। बड़ा है, देखो ऐसे करके बड़ा हो गया, ये 90 है। अगर इधर चला गया तो ये 90 से कम हो गया ये तो ये क्या था? न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण या दिक्कोण, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये आप इतने त्रिभुज समझ गए आप। इसके बाद हमें क्या समझना है? फिलहाल सर्वांग समता समझनी है, ठीक है। आप फटाफट समझते जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम इस चैप्टर में, जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी ये, ठीक है। बस एक देखना है कि सर्वांग समता होती क्या है, कैसे लगानी है। एक बार अगर आपको करना आ गया तो फिर मतलब आ गया। जैसे एक बार साइकिल चलानी सीख गए थे तो सीख गए थे ना, ऐसे एक क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया तो सारे करने आ गए, ये मान लो, ऐसा चैप्टर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्वांग समता समझते हैं, होती क्या है सर्वांग समता। नाम क्या है? सर्वांग समता। इसका संधि विच्छेद क्या करोगे तो क्या निकल के आएगा? सर्व मतलब सारे, सर्वांग अंग मतलब अंग, समान, सर्वांग सम मतलब सम मतलब बराबर। तो सर्वांग सम मतलब जिसके सारे अंग समान हों उसको क्या कहते हैं? सर्वांग सम। ये दोनों मार्कर सर्वांग सम है। हाँ, ये सर्वांग सम है, एक ही कंपनी के हैं, बाकी सब सेम है, थोड़ा बहुत इंक विंक छूट गई लेकिन सब बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सर्वांग सम है। क्या मेरी ये दोनों उंगलियां सर्वांग सम है? नहीं, ये अलग अलग हैं, छोटी बड़ी हैं, समरूप हैं। अच्छा, अब 10th क्लास में समरूपता पढ़ोगे आप, क्या ये दोनों उंगलियां समरूप हैं? हाँ समरूप हैं, ये एक जैसी हैं, 3 इसमें भी हैं 3 इसमें भी हैं, समरूप कुछ कुछ एक जैसी हैं। लेकिन अभी अगर मेरी उंगली ले ली जाए, चलो मैं अपने एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मान लो इनकी उंगली ले ली जाए, चलो इनकी भी नहीं ले रहा, मान लो कोई लड़का है उसकी उंगली ले ली जाए, कुत्ते की उंगली ले ली जाए, तो उनकी उंगली सर्वांग सम होंगी? नहीं, वो अलग अलग होंगी उनकी, ठीक है, पैटर्न अलग हो, वो समरूप भी नहीं होंगी उनकी उंगलियां, ठीक है। फिलहाल मेरी उंगली या फिर इनकी उंगली ले ली जाए तो वो कैसी है? समरूप है, समरूप। अच्छा, ये दोनों उंगलियां समरूप हैं? समरूप तो हैं, क्या सर्वांग सम है? एक जैसी हैं लगभग, मतलब ऑलमोस्ट सर्वांग सम है, ठीक है। तो अगर मैं त्रिभुजों में बात करूं, जैसे ये छोटे बड़े छोटे, अगर जैसे ये त्रिभुज है तो ये सर्वांग सम है अगर एक जैसे हैं तो। लेकिन अगर बड़ा है लेकिन इसी के जैसा है, साइज और शेप में चेहरा इसी के जैसा है, तो समरूप होते हैं। फिलहाल हमें सर्वांग समता ही पढ़नी है, इतनी टेंशन लेनी नहीं है। बाकी मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ सर्वांग समता समरूपता से मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लो 2 जुड़वा भाई हैं, ठीक है, बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कौन है? ये है वंश, और ये वंश का जुड़वा भाई, ठीक है, और ये वंश के पापा जी, ठीक है। तो ये जो जुड़वा भाई होते हैं वो हू बहू एक जैसे होते हैं, उनको बोलेंगे हम सर्वांग सम, जैसे मूवी में होते हैं, तो वो दोनों सर्वांग सम है। लेकिन अगर फादर की बात करें और बच्चे की बात करें, इसका रूप कुछ कुछ फादर के जैसा ही होता है, गया होता है ना फादर पे ही, तो उनका रूप एक जैसा है, मतलब सम रूप होते हैं, वो सर्वांग सम नहीं होते। सर्वांग सम बिल्कुल हू बहू सेम चीज। तो हाँ, तो अब आप क्या पढ़ने वाले हो? सर्वांग समता पढ़ने वाले हो इस 9th क्लास में। तो देखते हैं हम क्या होती है भाई सर्वांग समता। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं? लिख दूं यहां पर? गलत लिख दिया मैंने कुछ। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो त्रिभुज को तो ट्रायंगल बोलते हैं हम। तो 5 तरीके की सर्वांग समताएं होती हैं। 5 तरीके की सर्वांग समता मैं एक ही बार में सिखा दूंगा। वैसे तो इसमें एक एक एक्सरसाइज करके अलग अलग सिखाइए, लेकिन हम एक ही बार में सीख लेंगे और फटाफट सारी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो 5 सर्वांग समताएं कौन कौन सी हैं मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। एस 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 ए एस ए एस ए एस और आर एच एस, ये 5 सर्वांग समताएं। इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
और कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो इसीलिए एस और ए लिखे हैं, एस से साइड, ए से एंगल। तो क्या है, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, आर एच एस। अरे तुम्हारा राइट हैंड साइड, राइट का मतलब होता है यहाँ पर राइट, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब हैंड है, और ना ही राइट का मतलब जो आप राइट समझ रहे हो, केवल ये सही समझ रहे हो कि इसका मतलब है साइड। हैंड नहीं है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस है। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट का मतलब होता है ये 90 अंश। तो इसमें भी यहां पर अगर एक राइट का मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण बराबर होनी चाहिए, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। एक एक करके भी डिस्कस करेंगे सारे। सीबीसीटी तो मिटा दूं मैं, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं हम। अरे रुक तो जाओ, एक ही बार में सब बता दूं, एक ही बार में सारा खाना खा लेते हो आप। रोटी सब्जी लड्डू रसगुल्ला सब एक संग करके मुंह में रखते हो। तो सबसे पहले एस 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 देखते हैं ना ध्यान से। तो एस 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 मतलब साइड 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 कब लगेगी, अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पर ट्रिपलेस लग जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये वाली इसके बराबर कर दी, ये इसके बराबर कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर से मतलब है, ठीक है। क्योंकि अभी इसको मैं घुमा के यूं कर दूं तो ये वाली इधर पहुंच जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये दे रखी है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का चिन्ह है, बराबर का निशान लगा दो, उसके ऊपर एक सांप लहरा दो, तो किसका चिन्ह बन जाता है, सर्वांग सम का, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको दो त्रिभुज दूं, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं? हाँ हैं ये। अब वैसे आपको लग रहा होगा 5 इधर है, यहाँ 5 इधर है, कोई बात नहीं, उसको घुमा दूं यूं, तो घुमा के ऐसे इसकी मुंडी यहाँ से यूं घुमाओगे तो ये 5 इधर पहुंच जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हूबहू इसके जैसे ही हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कौन सी समरूपता, कौन सी सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता। नोट करोगे इसको, घर पे याद करोगे, घर याद कर लेना, कर जरूर लेना, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़े। बाद में अगर रोओगे तो मैं कुछ नहीं, आपके आंसू नहीं पहुंचूंगा। हाँ किस पे, अब एस एस क्या है भाई, देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड। एक ये साइड इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, साइड एंगल साइड। मतलब मेरा कहने का ये है, ये वाली भुजा 4 है, ये वाली भुजा 5 है, और ये वाला कोण, ये नहीं, ये वाला कोण, ये वाला 90 नहीं, ये है 70 ले लो। ये 4 है, ये 5 है, ये वाला कोण है 70। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए हैं, ऐसे ऐसे नहीं हुए। क्यों, क्योंकि नाम है इसका एस ए एस। क्या नाम है, एस ए एस, कोण नहीं, सॉरी साइड एंगल साइड इधर होनी चाहिए थी, फिर तो नीचे कैसे पहुंच गई ये वाला क्या, अरे सर्वांग सम तो दोनों ही होंगे, दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं है ये कुल मिला के। फिलहाल नहीं समझ पा रहे आप मेरी बात को। चलो मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ। पहले तो आप ये समझो कि ये 5 है, इसमें ये 5 है, ठीक है। अगर ये 70 यहाँ नहीं दे रखा, ये 70 दे रखा है और ये 70 दे रखा है,
तो दो दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड लगेगी? नहीं लगेगी। केवल दो भुजा एक कोण का बराबर होना ही आवश्यक नहीं है। किस चीज का और आवश्यक है? वो वाला कोण दोनों भुजाओं के बीच में हो, कोण एंगल दोनों भुजाओं के बीच में हो। ये तो तीसरी तरफ है, ये साइड में है। ये तो ये पता क्या बन रहा है? एस एस ए बन रहा है। एस ऐसे ऐसी कोई होती नहीं है, ऐसी कोई सर्वांग समता होती नहीं है। यहां पर भी एस एस ए बन रहा है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, साइड एंगल, फिर ये साइड होनी चाहिए थी ना। यहां से सीधे उधर कैसे पहुंच गए? तो आप क्या कह रहे हो? साइड एंगल वहां, हाँ, उधर नहीं आ सकते। ये वाली भुजा होनी चाहिए थी अगर ये कोण है तो, या फिर कोण ये वाला हो। अब सही है, साइड एंगल साइड, और ये भी 70 यही होना चाहिए, साइड एंगल साइड। सही बात है ये। अब ये सर्वांग सम हो गए। समझे नहीं समझे? 100%। बोलो वेद प्रकाश। ये 5 है, ये 4 है, अब भी दोनों सर्वांग सम है क्या ये? हाँ हाँ, सही बात है बिल्कुल। इसको घुमा, अगर मैं यूं कर घुमा दूं एसी के जैसा तो बन जाएगा, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। 4 इधर आ जाएगी, 5 उधर चला जाएगी, 70 अभी भी बीच में है कि नहीं? 100% समझ में आ रहा है क्या नहीं? कि 99%? 100। दो सर्वांग समताएं पढ़ ली हमने, अब आ गया तीसरी। क्या कह रहे हो? ये शर्मा क्यों गया? शर्मा थोड़े ना ये। तीसरी कौन सी है? ए एस ए, ये वाली सर्वांग समता है। एंगल साइड एंगल, ये वाला कोण इसके बराबर है। लाल से बनाऊं? लाल कहाँ गया? मार्कर कहाँ गए? ये वाला कोण इसके बराबर है भाई, ठीक है? ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? एंगल साइड एंगल नहीं है। इनको बिल्कुल सही बात बताई। एंगल साइड एंगल तब होता अगर ये वाली साइड इसके बराबर होती, लेकिन सर्वांग सम है। ये ए एस से हैं, जो नेक्स्ट इससे अगली आएगी, इससे अगली ए एस ही तो थी। हाँ, तो ये बात सही है, मैं मान रहा हूँ। ये अगर इसके बराबर है तो ये हो जाएंगे, इसमें लग जाएगी क्या? एस एस लग जाएगी। हाँ, मतलब जो भी है ये, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ले लिया। क्या ले लिया? ये 40 नहीं है, ये 40 है, और ये 50 है। ये 40 है, ये 50 है, ठीक है? ये 4 है भुजा, ये भुजा 4 है। क्या यहाँ पर ऐसे ए एस ए लग जाएगी? हाँ, सर लग जाएगी। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना? सेम तो है, बस घुमाने की चक्कर है। घुमा लोगे आप इसको, इसको इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ ले आओ नीचे, इसी के जैसा हो जाएगा। इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर ये सर्वांग सम आपके हैं। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। चौथा, चौथा आपका है ए एस। तो समझ गए होगे आप इसको, अब इतना मुझे समझाने के। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। मान लो ये 40 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, और ये 6 दे रखा है। ये 40 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, और ये 6 दे रखा है। तो लग जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सर्वांग सम है, ये दोनों मैंने जो बनाया अभी।
लास्ट और रह गया एक, सांप। सांप नहीं, सांप। सांप तो, सांप निकल तो नहीं आया था, अभी पानी भर गया था तो। हाँ, तब निकला था। तो इन दोनों में सबसे पहले तो राइट, राइट का मतलब होता है समकोण बराबर होने चाहिए। बराबर हैं बराबर। समकोण मतलब 90 होना चाहिए। अरे चला जाओ उधर। ये 90, ये 90। कर्ण बराबर होने चाहिए। ठीक है, कर दिए मैंने बराबर। एक कोई भी भुजा बराबर हो जाए, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर, तो यहाँ क्या लग जाएगा? RHS। बना दूं एक? हाँ, ये 90 अंश है, ये 90 ऐसे बनता है तो 90 अंश ही होता है। ये 5 है और ये भी 5 है। 5 नहीं ले रहा, ये 6 है, ये भी 6 है। ये 4 है, ये 4 है। क्या ये सर्वांग सम है? हैं। पहली रिक्वायरमेंट आर मतलब राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल है। दूसरी रिक्वायरमेंट इसके कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर होने चाहिए। कर्ण 6 बराबर हैं। कोई एक भुजा बराबर हो जाए साइड, मतलब ये 4 इसके बराबर है। तो ये कैसे हैं? RHS से सर्वांग सम हैं। ठीक है, अब सोच रहे होगे 4 उधर कैसे पहुंचेगा? अरे पहुंच जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो उसको इधर ले जाओ, इसके जैसे दिखने के लिए। हाँ हाँ, ये आप ये कहना चाह रहे हो ये वाली 4 नहीं हो पाएगी? अरे घुमा दूंगा ना मैं इसको, इसको पकड़ के ऐसे मुंडी यूं घुमाऊंगा, 4 यहाँ पहुंचेगा, ये वाला इधर आ जाएगा। बना के दिखाऊं? हाँ, क्यों बड़ी होगी भाई? अगर ये 6 है, ये 4 है, और ये 6 ये 4 है, तो ये भी बराबर ही हैं। सर्वांग सम का मतलब है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे। वो तो हमारे देखने का तरीका है, हमने देख लिया कि सर्वांग सम है। अब अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये वाली भुजा भी बराबर है। और अभी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये ABC है, मान लो इसका नाम क्या है? ABC। इसका नाम क्या है? PQR। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम कैसे हुए? सर्वांगसम होने के लिए 3 चीजें होना क्या आवश्यक है? 3 चीज क्या बराबर थी यहां पर? एक तो AC बराबर था किसके? PR के। AB बराबर है PQ के, नहीं RQ के। ये 4 और ये 4। ठीक है, AB बराबर है RQ के। और कोण B बराबर है कोण Q के। दोनों 90 के हैं, ये भी। 3 चीजें अगर मिल गई तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज हाँ PQR नहीं, RQP नहीं। कैसे भी क्यों लिख दो? इसमें जो A है वो कैसा है? इसमें R के जैसा है। 4 भुजा कौन से पे बन रही है? C पे तो बन रही है, A और B पे बन रही है। यहाँ पर R और Q पर RQP। वो समझाऊंगा अभी। ये बात समझ में आ गई आपको? ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बची हुई भुजा कौन सी थी? BC बराबर होगी किसके? PQ के। और ब्रैकेट में पता है क्या लिख देते हैं? बाय CPCT। अब ये CPCT क्या भला है भाई? हैं बचे हुए अच्छा, कोण भी बराबर होंगे। कोण कौन सा बराबर होगा? कोण A किसके बराबर होगा?
आर के, इसमें भी लिख दोगे भाई सी पी सी टी। एक और कोण ये सी वाला किसके बराबर होगा, पी के, इसमें भी लिख दोगे। अब सी पी सी टी क्या है, करेस्पॉन्डिंग पी मतलब पार्ट, हिंदी में भाग बोलेंगे, पार्ट ऑफ, सी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सी टी मतलब ट्रायंगल। क्या मतलब है भाई इसका, करेस्पॉन्डिंग पार्ट, ए के करेस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है इसका, आर है। इसको मैं सही से बना दे रहा हूं, ये चार, जब मैं चार को इसको घुमा के चार को इधर पहुंचाऊंगा तो आर ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं, और पी इधर पहुंच जाएगा। अब आप समझे मैंने क्यों लिखा था ए बी सी आर क्यू पी, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, आर क्यू पी के। अब सही है ना, तो ए के करेस्पॉन्डिंग इसमें आर है, ठीक है, सी के करेस्पॉन्डिंग इसमें पी है, बी के करेस्पॉन्डिंग क्यू है, और बी सी के करेस्पॉन्डिंग पी क्यू है। तो बी सी के करेस्पॉन्डिंग पी क्यू लिखा ना, क्यों लिखे, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं किसके, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये समझ में आई होगी आपके 90%, 100% आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, तो मैंने घुमा दिया इसको, यूँ करके ऐसे घुमाऊंगा इसका मुंडी पकड़ के, तो चार जब उधर पहुंचेगा तो आर भी तो ऊपर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मैंने सारी सर्वांग समताएं समझा दी, ये सीबीसीटी भी समझा दिया, फुल फॉर्म भी समझा दी क्या होती है, फुल फॉर्म लिख लेना सीबीसीटी की, क्योंकि ब्रैकेट में हम लिखा करेंगे सीबीसीटी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे, और बस तीन चीज़ ढूंढनी होंगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है, तीन चीज़ ढूंढना बहुत आसान सी चीज़ है भाई। 6 चीज़ें होती है, 6 में से 3 ढूंढनी है। 6 क्या होती हैं, 6 क्या चीज होती हैं, 3 कोण 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाएं होंगी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है उसमें 3 कोण होंगे, 3 हुए, 6 चीज हो गई। उन 6 में से केवल 3 चीज ढूंढनी है जो बराबर मिल जाए दोनों में। जैसे हमें दोनों में बराबर मिली 3 चीज, तो हम कह देंगे क्या क्या, कि त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, आसान है। देखो क्वेश्चन आप देखो, पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन करने कैसे होंगे, एक ही बार में तरीका समझ लेना आप। जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, जो दिया गया है वो लिख देंगे हम इसमें, दिया है। क्या दिया है, एक तो ए सी बराबर ए डी दिए है हमको, ए सी बराबर ए डी, और क्या दिया है, ये समद्विभाजक है, ए बी समद्विभाजक है। पूरा नहीं लिखा मैंने किसका है, वो ठीक है कोई बात नहीं। अगर समद्विभाजक है तो कोण ये वाला, इसका नाम क्या है, सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर होगा इसके डी ए बी के, कोण डी ए बी के, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों चीज़ हमको दे रखी हैं, मतलब 2 चीज़ उसने दे दी हमको। मैंने क्या कहा, 3 चीज़ ढूंढनी है, तो इस ऊपर वाले नीचे वाले में एक भुजा मिल गई, एक एक कोण मिल गया, तो रह क्या गया फिर, कुछ नहीं। इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अरे त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं ना, कौन सा, सी ए बी, क्या लिखा है, अरे यार आप लोग कैसे बच्चे हो, ए बी सी ए बी डी, ए बी सी ए बी सी ए बी डी, ये क्या है, त्रिभुज का साइन, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समेत त्रिभुज ए बी डी के, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। और एक चीज और सिद्ध करनी है, फिर बी सी बी डी के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कुल मिला के बी सी और बी डी को बराबर दिखाना है, जानते कुछ नहीं है हम। तो क्या करेंगे अब, इसके बाद एक्सप्लेनेशन या फिर सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हो आप।
तो कैसे कर दोगे भाई? दो चीज हमको पहले से ही पता है, ध्यान से सुन लो इधर, दो चीज हमको पहले से ही पता है, एक चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में ये इसके बराबर, ये कौन इसके बराबर, तीसरी एक और क्या चीज बराबर है? बी सी बी डी बराबर नहीं है, ये कहाँ दिया है उसने? हमें कैसे पता है? ये कोई बात है? ए सी और ए सी ए डी तो बराबर दी है उसने, वो तो एक चीज हो गई, ए सी बराबर ए डी एक चीज हो गई। एक ये वाला कौन इसके बराबर हो गया, दो चीज हो गई। एक और चीज कोई मिल जाए, हाँ ए बी, बिल्कुल सही बताया। ए बी जो भुजा है वो दोनों में है, जो दोनों में है तो बराबर तो होगी, कॉमन है तो दोनों में है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, बराबर ही होगी वो चीज। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, इधर ध्यान से देखो, जो जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, क्या इनमें पहली चीज तो ए सी बराबर है किसके, ए डी के, ये दिया गया है, गिवन है, ये हमको दिया है को इंग्लिश में लिखते हैं गिवन, तो ब्रैकेट में गिवन डाल, रुक जा, कोण सी ए बी जो मैंने ऊपर लिख दिया बराबर है किसके, कोण, कैसे भी लिख लो, और ए बी बराबर है ए बी के, क्यों, कॉमन है ये दोनों में, ओबेनिस्ट लिख लो या कॉमन लिख लो। ठीक है, तो हो गए तीन चीज हो गई, तीन चीज हो गई, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी डी के। कौन सी सर्वांग समता, साइड एंगल साइड, तो एस ए एस सर्वांग समता से, ऐसे सर्वांग समता से कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो BC किस, BC अगर ये सर्वांगसम हो गए तो BC बराबर होगी किसके, BD के, बाय CPCT। समझ गए आप? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों, ये किस कैसे, ये हमने बराबर लिख दिए, लेकिन कैसे लिख दिए उसको बताना पड़ेगा, हमारे घर की खेती नहीं है ना। जो हमने ये बराबर लिख दिए तो क्या रीजन क्या है बराबर लिखने का, रीजन ये है कि CPCT से बराबर हो गई है, क्योंकि हमने त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, तो ये तो इसके बराबर होगा ही। CPCT का मतलब है कि हमने इनको सर्वांगसम कर दिया है। समझ गए कि नहीं, समझ गए सभी? इस वाले को करना है अब हमको। इस वाले को कैसे करेंगे, इस वाले को पहले आप ट्राई करो, जल्दी से बताओ मुझे, सोचो एक मिनट। हाँ, इसमें क्या क्या दिया है, एक तो ये वाली भुजा इसके बराबर दे दी, ये वाला कोण, कोण का नाम है DAB बराबर है CB एक, यही दोनों चीज बराबर दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना है हमको, त्रिभुज कौन सा, ABD, ABD सर्वांगसम है क्या, BAC के। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो कैसे करेंगे भाई इसको हम, तीन चीज चाहिए भाई, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में। तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हम क्या क्या लिख देंगे, जो चीज़ें दे रखी हैं वही लिख दो। AD बराबर है किसके, BC के, DAB बराबर CBA के। ठीक है, उसके अलावा कुछ और, एक चीज़ और चाहिए हमको। अच्छा, दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, जो जो हमें सिद्ध करने, बिना दिखाई तो कुछ, अभी तक तो जो क्वेश्चन में दे रखा था उतना ही कर लिया हमने, बाकी जब तक हमें त्रिभुज अलग से दिखेंगे नहीं जो हमें सर्वांगसम सिद्ध करने, तब तक हम कर नहीं पाएंगे कैसे करना है। तो ABD कहाँ है, ABD ये है, लाल से बना दिया मैंने। ठीक है, और दूसरा BAC कहाँ है भाई, BAC, BAC। तो दो चीजें तो हमने इसमें बराबर कर दी,
आप चाहो तो इस वाली भुजा को मिटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक ये लाल और ये काला, ये दोनों हमको सर्वांग सम सिद्ध करने थे। दो चीजें तो बराबर दे रखी थी, हमने कर दी, बाकी तीसरा कहां से लाएं? तीसरा कुछ बराबर दे रखा है क्या? बीडी, बीडी कहाँ है भाई? बीडी, बीडी तो केवल इस लाल में आ रही है, काले में कहाँ आ रही है? ए भी कॉमन है, ए भी इस काले में भी है और लाल में भी है, तो ए भी बराबर ये है कॉमन, और ये दोनों थे गिवन, गिवन, गिवन। तो कौन सी सिमिलरिटी लग गई यहां पर? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया बी ए सी के। कौन से? एस ए एस समरूपता। दो भुजाएं थी, एक कोण था बीच का, समझ आ गया होगा आपको, आसान है, ठीक है। 100% समझ में आया कि नहीं आपको? देखो अब आपको समझ तो आ गया, लेकिन आपको घर जाके रिवाइज तो करना पड़ेगा। घर पे जाके जब एक बार अभी आपको आया है, जो जितना मैंने समझा दिया उतने का आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 70% समझ में आ गया, अच्छे से समझ गए हो तो 70% समझ में आया होगा। जब आप घर पे जाके देखोगे तो जो मैंने आपको समझाया है वो आपको 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अपने हाथ से तो आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा ये है, ये ऐसे हमें करना है, ठीक है। करना क्या है आपको? घर पे जाके रिवीजन तो करना ही है, इसका एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है, और मेहनत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा करनी है आपको। जितना अपने आप को आप घिसलोगे उतना ही आप निखरोगे, समझ रहे हो? उतनी ज़्यादा चमक आएगी आप में जितना आप अपने आप को घिसलोगे। अपने आप पर रहम मत करो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर आपके सपने बड़े हैं, तो अगर आपने अपने ऊपर रहम कर लिया तो वहीं पर आप अपने सपनों से दूर हो गए। आप सोच रहे हो 5 मिनट लेट लूँ, आराम कर लूँ, फिर पढ़ूंगा। नहीं, 5 मिनट क्यों लेट लूँ, अभी क्यों नहीं पढ़ लूँ? तो आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, अपने समय की वैल्यू समझो आप, और लगे रहो, बस लगे रहो। आपको मेहनत करने में एक दिन मज़ा आने लगेगा जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आपने सपने अपने देखे होंगे और अपने साकार करने के रास्ते पे अगर सही चल रहे होगे तो आपको मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। और आपको बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अगर समझ में आ रही हैं तो इंटरेस्ट तो वैसे ही आने लगेगा आपको उसमें, और आप सीखने भी लग गए। अब सीखने से एक तो सीख रहे हो आप, और कहीं ना कहीं उससे आपके सपने भी साकार होने वाले हैं, तो आपको मज़ा आने लगेगा। किसी और चीज़ में पबजी जो आप करते हो वो बेकार लगने लगेगा। आपको ये लगेगा कि अरे ये फालतू काम क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या मिल रहा है हमको? कुछ नहीं मिल रहा। समझ पा रहे हो आप? तो भाई मेहनत करो, डट के करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। अपने आप को जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो, उतना जितना घिस सकते हो उतना घिसो, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं।